हिमालय की ऊंचाइयों से एक साहसिक बचाव अभियान की बड़ी खबर सामने आई, जहां 4 सितंबर की रात जब लद्दाख के बर्फीले पहाड़ों में तापमान गिरता जा रहा था और अंधकार चारों ओर छा चुका था, तभी भारतीय सेना के एविएशन विंग को एक संदेश मिला। 2 दक्षिण कोरियाई नागरिक ह्यून व्यू किम और उनकी पत्नी कोंग मारुला पास के 17,000 फीट की ऊंचाई पर फंसे हुए हैं, जहां चारों ओर बर्फ है, ऑक्सीजन बेहद कम है और किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए वहां टिके रहना जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई जैसी स्थिति है। आपको बता दें, कोंग मारुला पास लद्दाख के उन इलाकों में आता है जहां मौसम पल में करवट ले लेता है। दिन में तेज धूप हो सकती है तो रात में प्रचंड हिमपात, और वहीं इन दोनों विदेशी नागरिकों की जान पर पड़ी थी। दरअसल जिस इलाके में ये दोनों फंसे थे वहां कोई निर्धारित हेलीपैड मौजूद नहीं था। सेना को इस मिशन के लिए विशेष तैयारी करनी थी, क्योंकि बचाव कार्य रात के समय करना था और नाइट विजन गॉगल्स की सहायता से अस्थायी हेलीपैड पर लैंडिंग करनी थी, जो किसी भी एविएशन ऑपरेशन में सबसे जटिल और जोखिम भरा माने जाने वाला काम है। जानकारी के लिए यह भी बता दें कि सेना को संदेश मिलने के सिर्फ 15 मिनट के अंदर हेलीकॉप्टर रवाना हो गए थे। भारतीय सेना के जाबाज पायलट और अधिकारी 17,000 फीट की ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर लेकर सटीक लैंडिंग कर चुके थे। ये लैंडिंग किसी चमत्कार से कम नहीं मानी जा सकती। न केवल बर्फीला और पथरीला क्षेत्र, बल्कि बेहद कम ऑक्सीजन, शून्य से नीचे तापमान और दृश्यता लगभग न के बराबर। भारतीय सेना के इस मिशन ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि हमारी सेना केवल युद्ध भूमि पर ही नहीं, हर संकट में नागरिकों की रक्षा के लिए तत्पर है, चाहे वे अपने देश के नागरिक हो या विदेशी मेहमान। एक ऐसा राष्ट्र जो न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करता है, बल्कि आधुनिकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ मजबूती से खड़ा है। ऐसे समय में जब वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका निर्णायक होती जा रही है, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व व्यापार सलाहकार पीटर नवारो की एक टिप्पणी ने न केवल भारतीय समुदाय बल्कि भारत समर्थक अंतर्राष्ट्रीय समाज को भी आहत किया है। पीटर नवारो ने हाल ही में एक अपमानजनक टिप्पणी में ब्राह्मणों को भारत की समस्याओं की जड़ बताते हुए उन्हें वैश्विक मुनाफाखोरी से जोड़ने का प्रयास किया। यह भाषा न केवल असंवेदनशील थी, बल्कि एक गहरी हिंदूफोबिक मानसिकता को दर्शाती है। एक ऐसी मानसिकता जो भारत के सामाजिक ढांचे को समझे बिना उस पर आरोप लगाने की पुरानी पश्चिमी आदत से प्रेरित है। भारत का कद बढ़ा, लेकिन ट्रंप प्रशासन में मानसिकता अब भी पुरानी। ट्रंप प्रशासन ने जब तब भारत को रणनीतिक साझेदार कहा, लेकिन उनके सलाहकारों की जुबान पर भारत के खिलाफ घिसे पिटे उपनिवेशवादी तर्क आज भी जिंदा है। पीटर नवारो की टिप्पणी उसी मानसिकता का प्रतीक है, जो भारत को आज भी तीसरी दुनिया का पिछड़ा देश मानकर अपनी श्रेष्ठता थोपना चाहती है। लेकिन शायद नवारो और उनके जैसे सोचने वाले भूल रहे हैं कि भारत अब 21वीं सदी का वैश्विक शक्ति केंद्र है, जिसकी आवाज संयुक्त राष्ट्र से लेकर G20 और क्वाड तक गूंजती है। अमेरिकन हिंदू समाज की त्वरित प्रतिक्रिया, आत्मगौरव का परिचय, ट्रंप प्रशासन के भीतर बैठे इस विष का जवाब अमेरिका में बसे हिंदू समुदाय ने भी उतनी ही मजबूती से दिया। हिंदू पैक्ट और अमेरिकन हिंदू अगेंस्ट डिफेमेशन जैसे संगठनों ने इस टिप्पणी को हथियारबंद हिंदू फोबिया बताते हुए नवारो को तुरंत हटाने की मांग की। AHAD के कार्यकारी अध्यक्ष अजय शाह ने कहा, यह केवल निंदा योग्य नहीं बल्कि घोर आपत्तिजनक है। भारत को तोड़ने की कोशिशें अब और बर्दाश्त नहीं होंगी। ये एक संकेत है कि भारतीय मूल के नागरिक अब दुनिया के किसी भी कोने में केवल प्रवासी नहीं, बल्कि भारतीयता के प्रतिनिधि बन चुके हैं। पीटर नवारी की टिप्पणी न केवल गलत है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के बढ़ते प्रभाव से उपजी घबराहट को भी दर्शाता है। भारत अब किसी परंपरा, जाति या सांस्कृतिक पहचान के लिए शर्मिंदा नहीं होता, बल्कि ये उन्हीं स्तंभों पर खड़ा होकर दुनिया को नेतृत्व देने की क्षमता रखता है। आज अमेरिका हो या यूरोप, भारत के खिलाफ बोलने से पहले अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब भारत चुप नहीं रहेगा, जवाब देगा, तर्कों से, गरिमा से और मजबूती से। आपके साथ
सामने आप देख सकते हैं कि अब भारत की गरिमा से खेलने वालों को जवाब मिलेगा। जिस तरह से आपको बताया गया कि पद से बर्खास्त करने की मांग अब जो है तेज हो चुकी है। ब्राह्मण हिंदू संगठनों ने पीटर नवारो की बर्खास्त की अब मांग की है। जिस तरह से जो बयान दिया है, नवारो की तरफ से जो बयान दिया गया है, उसको लेकर के अब हर कोई अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। और अब बात करेंगे बीजिंग में आयोजित विजय दिवस परेड की, जहां एक बार फिर चीन की सैन्य महत्वाकांक्षा और तकनीकी उन्नति को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित किया गया। यह परेड द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी आक्रमण के खिलाफ जीत की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हुई, लेकिन असली संदेश नई पीढ़ी के हथियारों की नुमाइश रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा में रही डोंगफेंग 5C इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM, जिसकी अनुमानित मारक क्षमता 20,000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। इसका मतलब यह है कि सैद्धांतिक रूप से यह मिसाइल पृथ्वी के किसी भी कोने तक पहुंच सकती है। यह मिसाइल एक साथ 10 स्वतंत्र रूप से निशाना साधने वाले वॉरहेड लेकर अलग अलग जगहों को निशाना बना सकती है। इससे चीन की विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोध क्षमता का संदेश स्पष्ट हो जाता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही वास्तविक रेंज 13 से 15,000 किलोमीटर हो, पर यूरोप और अमेरिका उसके दायरे में आते हैं। चीन ने सिर्फ परमाणु मिसाइल ही नहीं, बल्कि भविष्य के युद्ध को आकर देने वाले कई और हथियारों का भी प्रदर्शन किया। LY-1 लेजर हथियार 8 पहियों वाले ट्रक पर लगाया गया है। ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह दुश्मन के ऑप्टिकल सेंसर को भी निष्क्रिय कर सकता है। विश्लेषक मानते हैं कि समुद्री युद्ध में ऐसे हथियार खेल बदल सकते हैं, क्योंकि ये बेहद कम लागत में अत्यधिक सटीक हमले कर सकते हैं। एयर डिफेंस और स्पेस इंटरसेप्शन सिस्टम भी चीन की रणनीति का अहम हिस्सा रहे। HQ-20, HQ-22A और HQ-29 मिसाइल सिस्टम दिखाए गए। खासकर HQ-29 जो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर में भी लक्ष्य को मार गिरा सकता है। यह संकेत देता है कि चीन अब स्पेस वॉरफेयर की दिशा में भी गंभीर तैयारी कर चुका है। इसके साथ HQ-19 जैसे सिस्टम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल से भी निपटने में सक्षम बताए गए। ड्रोन तकनीक में भी चीन ने परेड में अपनी शक्ति दिखाई। 18 से 20 मीटर लंबे पनडुब्बी जैसे आकार के अंडर वाटर ड्रोन प्रदर्शित किए गए, जिन्हें परमाणु सक्षम होने की संभावना जताई जा रही है। ये लंबे समय तक पानी के भीतर रहकर खुफिया जानकारी भेज सकते हैं। साथ ही वफादार विंगमैन कहलाने वाला GJ-11 मानव रहित लड़ाकू विमान भी नजर आया, जिसे हवाई, टोही और सटीक हमलों के लिए डिजाइन किया गया। इन प्रदर्शनों ने यह साफ किया कि चीन सिर्फ पारंपरिक हथियारों पर निर्भर नहीं, बल्कि डेथ रैकेट, एनर्जी वेपन्स, स्पेस डिफेंस और स्वायत्त प्रणालियों में तेजी से निवेश कर रहा है। इसकी तुलना अमेरिका और रूस के प्रयासों से की जाए तो यह स्पष्ट है कि बीजिंग असिमेट्रिक एडवांटेज चाहता है, जहां वो तकनीकी छलांग से वैश्विक सैन्य समीकरण बदल सके। भारत और अन्य पड़ोसी देशों के लिए इसका सीधा अर्थ यह है कि चीन की रक्षा क्षमता अब केवल क्षेत्रीय नहीं, बल्कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में चुनौती बन चुकी है। भले ही इन हथियारों की वास्तविकता, क्षमता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो, परंतु संदेश साफ है। चीन दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो तकनीकी रूप से किसी से पीछे नहीं है। चीन ने भविष्य को कह सकते हैं कि ये घातक हथियार के रूप में दिखाया है। साथ ही DF-5C मिसाइल पूरी दुनिया तक मारक एक समय पर 10 लक्ष्य ये भेज सकती है। इजरायल ने मंगलवार देर रात अपने नए जासूसी सैटेलाइट OFAC-19 का सफल प्रक्षेपण किया। ये उपग्रह अंतरिक्ष में पहुंचते ही निर्धारित कक्षा में स्थापित हो गया और योजना के अनुसार कार्य करना शुरू कर दिया। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल कटाक्ष ने इसे वैश्विक उपलब्धि बताते हुए स्पष्ट किया कि ये दुश्मनों के लिए संदेश है। अब उनकी हर गतिविधि 24 घंटे निगरानी में रहेगी। OFAC-19 केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि रणनीतिक संदर्भ में बेहद अहम है। हाल ही में हुए
ईरान युद्ध ने यह दिखाया कि भविष्य के संघर्ष केवल जमीनी या हवाई शक्ति से नहीं बल्कि स्पेस आधारित निगरानी और खुफिया क्षमताओं पर निर्भर होंगे। रिपोर्टों के अनुसार ईरान पर हुए हमलों के दौरान इजराइल ने 12,000 से अधिक उपग्रह तस्वीरों का इस्तेमाल किया, जिससे निशानों को सटीकता से चुना जा सका। अब ओपेक 19 जैसी क्षमताएं भविष्य में इजराइल को और अधिक रियल टाइम इंटेलिजेंस उपलब्ध कराएंगी। ये सैटेलाइट दुश्मन की मूवमेंट, सैन्य ठिकानों, मिसाइल तैनाती और यहां तक कि अंडरग्राउंड सुविधाओं की जानकारी इकट्ठा करने में सक्षम बताया जा रहा है। इसके कैमरे और सेंसर उच्च रेजोल्यूशन इमेजरी प्रदान करेंगे, जो दिन रात और अलग अलग मौसम स्थितियों में भी स्पष्ट तस्वीरें भेज सकते हैं। ऐसे में ईरान जैसी प्रतिद्वंदी देश, जिनकी परमाणु गतिविधियां पहले से ही विवाद का विषय रही हैं, इजराइल की इस नई क्षमता से और ज्यादा दबाव में आ जाएंगे। इजराइल 1988 से ही ओपेक उपग्रह श्रृंखला विकसित कर रही है। उस समय ओपेक 1 ने इजराइल को अंतरिक्ष शक्ति वाले चुनिंदा देशों की सूची में शामिल कर दिया था। अब ओपेक 19 तक पहुंचना यह दर्शाता है कि यह कार्यक्रम निरंतर तकनीकी उन्नति और स्मारक जरूरतों को पूरा करता रहा है। अमेरिका की मदद और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ने भी इन क्षमताओं को मजबूत किया है, लेकिन इजराइल ने अपनी घरेलू रक्षा उद्योग इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के दम पर इसे स्वदेशी पहचान दी है। यह कदम क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा संतुलन पर असर डाल सकता है। एक और इजराइल के लिए यह सुरक्षा का कवच है, दूसरी ओर यह ईरान और सैन्य अन्य दुश्मनों के लिए सही निगरानी और रणनीतिक दबाव का स्रोत है। विशेषज्ञ मानते हैं कि मध्य पूर्व के अस्थिर वातावरण में ऐसी तकनीकें एक डिटेरेंस स्थानी प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती हैं। हालांकि इसका मतलब यह भी है कि स्पेस वॉरफेयर और सैटेलाइट जासूसी अब वैश्विक प्रतिस्पर्धा का बड़ा हिस्सा बन चुकी है। रूस, चीन, अमेरिका पहले ही ऐसे मिशनों में सक्रिय है। इजराइल का ओपेक 19 इस क्लब में एक छोटे देश की बड़ी छलांग है। ड्रोन आधुनिक युद्ध का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। रूस यूक्रेन युद्ध ने दिखा दिया है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस स्वार्म ड्रोन युद्ध क्षेत्र का भविष्य होंगे। यूक्रेन ने दुनिया में सबसे पहले इन्हें युद्ध में वास्तविक रूप से इस्तेमाल किया है। इन ड्रोन की खासियत यह है कि इन्हें कंट्रोलर की जरूरत नहीं, ये अपने रास्ते खुद तय करते हैं। रास्ते में आने वाली बाधाओं को पहचान कर बच निकलते हैं और हमले का फैसला भी हालात देखकर करते हैं। यानी अगर बचाव संभव हो तो खुद को सुरक्षित रखते हैं और जब वॉर रोकना नामुमकिन हो तो सटीक हमला कर देते हैं। यह तकनीक यूक्रेन के स्टार्टअप सोर्नर ने विकसित की है। ड्रोन का यह स्वार्म सिस्टम प्रकृति से प्रेरित है। जैसे चिड़ियों का झुंड या मछलियों का समूह एक साथ दिशा बदल लेता है, वैसे ही ये ड्रोन झुंड में उड़ते हैं। ये तय कर लेते हैं कि कौन सा ड्रोन किस लक्ष्य को मारेगा, एक दूसरे से कितनी दूरी रखनी है और सबसे सुरक्षित मार्ग कौन सा होगा। युद्ध में कई बार 3 से 25 ड्रोन वाले झुंड ने सफलतापूर्वक हमले किए हैं, जबकि 100 ड्रोन वाले स्वार्म की टेस्टिंग चल रही है। यूक्रेन का दूसरा बड़ा कदम है एआई पावर्ड कामकाजी ड्रोन पलायनित्सा। ये 650 किलोमीटर तक की रेंज और 900 किलोमीटर घंटा की गति से उड़ सकता है। 15 से 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए ये 100 किलोमीटर विस्फोटक ले जा सकता है। हथियार समेत इसका वजन 320 किलो है। ये ड्रोन भी छोटे एआई ड्रोन की तरह खुद निर्णय लेकर हमला कर सकता है। इस तकनीक का असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, ये मानव नियंत्रण से बाहर स्वचालित घातक हथियारों की नई बहस को जन्म देता है। अमेरिका, चीन और रूस भी एआई ड्रोन विकसित कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन ने इन्हें वास्तविक युद्ध में सबसे पहले परखा। हालांकि इस पूरे परिदृश्य में यूक्रेन एक दिलचस्प रणनीति अपना रहा है। एक और वो अपने एआई ड्रोन हमलों से रूस को नुकसान पहुंचा रहा है, दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय मैच पर विक्टिम कार्ड खेलता है, यानी खुद को हमले का शिकार और रूस को आक्रामक दिखाने का प्रयास करता है। रूस की दलील है कि वो केवल अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा कर रहा है, जबकि यूक्रेन पश्चिमी समर्थन से लगातार हमले कर रहा है।
यानी तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि यूक्रेन जहां तकनीकी नवाचार दिखाकर युद्ध में बढ़त हासिल करना चाहता है, वहीं रूस इसे रक्षा का युद्ध बताकर अंतर्राष्ट्रीय आलोचना से बचने की कोशिश करता है। भविष्य के लिए यह संकेत साफ है, एआई संचालित स्वचालित हथियार युद्ध की दिशा बदल देंगे। अब यह सिर्फ मनुष्यों का नहीं बल्कि मशीनों द्वारा मशीनों के खिलाफ लड़ा जाने वाला संघर्ष होगा। और वर्ल्ड वॉच में आज के लिए बस इतना ही। मुझे जाने की इजाजत दीजिएगा और आप देखते रहिएगा सुदर्शन न्यूज।